हेलो एंड वेलकम, दिस इज एडवोकेट शौकत मीर और आप देख रहे हैं जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं आपके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसको कवर करने जा रहा हूँ, जो कि 10 मार्क्स का रहने वाला है। मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा, आई एम मेकिंग दिस थिंग वेरी श्योर कि आपको उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए अपने 10 मार्क्स पक्के करने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आप हमारा कंप्लीट बैच जो हमने इसके लिए लॉन्च किया है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी उस पर ऑफर भी चल रहा है। तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और डेमो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपने इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और व्हाट्सएप मैसेज में आपने जो इंग्रेडिएंट लिखना है वो है जेके हाई कोर्ट। अपने जेके हाई कोर्ट लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय। हेलो एंड वेलकम, दिस इज एडवोकेट शौकत मीर and by today we are going to start a new chapter, a new beginning, a new part of junior, I think junior legal assistant, the posts which are advertised in high court, and subject is about the legal knowledge or the court related knowledge, like that. So here by today we'll be starting this class and we'll try to complete the syllabus within 8 or 10 lectures. It's not much, it's not a comprehensive syllabus and it's not very wide one. So we'll be completing in 8 or 10 lectures and we'll be touching each and every important legal terminology and arena of the court. So be it Supreme Court, High Court or subordinate courts. So by today we'll be starting our class with the introduction of this syllabus. We'll be disclosing, I'll be disclosing the syllabus for whole of the part. So hereby करते हैं शुरू। देखिए, जब भी हम लीगल टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, हाई कोर्ट या कोर्ट रिलेटेड नॉलेज की बात करेंगे, तो हमें दिमाग में रखना है कि पहले हमने पूरा जुडिशियल सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमें सब पूरे का पूरा जुडिशियल सिस्टम पढ़ना है। अच्छा, ये जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से पढ़ना है, कहां से कहां तक पढ़ना है? देखिए, सबसे पहले हमने एपेक्स कोर्ट पढ़ना है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट के इसकी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है जी, या इसको कंपोजिशन भी कहते हैं हम, ठीक है। इसकी कंपोजिशन, इसके फंक्शंस, इसकी सीट, इसकी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। रूल्स, पावर, लगभग इन सारी चीजों को हम टच करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है जी। उसके बाद हम इससे नीचे आ जाएंगे दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट, ठीक है जी, हाई कोर्ट। अच्छा, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो हम इसके साथ आर्टिकल्स भी करेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स कौन से? 124 से 145 तक तो लगभग करेंगे, इतना तो करेंगे हम, क्योंकि 124 से सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट, एड हॉक जजेस, ठीक है जी, फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपील्स, ठीक है। फिर तरीके की अपील्स हैं, 130 से 40 के बीच तो अपील्स ही चलती हैं। फिर एडवाइजरी पावर्स वगैरह, रूल्स, सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आस्ते आस्ते देखेंगे। मैं सिर्फ आपको एक मोटा मोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिलेबस की, ठीक है जी। हाई कोर्ट में भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हाई कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट, कंपोजिशन, ज्यूरिसडिक्शन, उसके बाद रूल्स, पावर्स, फंक्शंस वगैरह सारा कुछ, ठीक है। अब हाई कोर्ट से नीचे वाला मसला है ना, वो थोड़ा सा हमने देखना है अच्छे से। हाई कोर्ट से नीचे दो तरीके से आप बढ़ जाते हैं, ठीक है। कैसे? एक तो मेट्रोपॉलिटन, कोर्ट्स होती हैं, ठीक है जी, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होती हैं। और कौन सी होती है? नॉन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है जी। हमने दोनों में हमें सिविल साइड अलग से पढ़नी है, ठीक है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन
ये दो तरीके से हमने पढ़ने हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं दोनों। ये सबऑर्डिनेट मतलब हाई कोर्ट से नीचे जो भी कोर्ट आती है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में हम मेट्रोपॉलिटन नॉन मेट्रोपॉलिटन पढ़ेंगे, ठीक है। और दोनों में हम अलग अलग से सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़ेंगे। अब सिविल कोर्ट्स में भी हमारे पास आगे टाइप्स होती हैं, जैसे इसमें आ जाता है डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सब जज, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मुंसिफ्स, ठीक है। ये सिविल में पढ़ेंगे। क्रिमिनल में आ गया सेशन जज, ठीक है जी। फिर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है जी। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही सीजीएम भी होता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको सिलेबस का मतलब मोटा मोटा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है जी, ज्यादा सोचना नहीं है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है जी। तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे ये सारे कोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, ये सारे कोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद भी अगर कोई एडिशनल कोर्ट्स होती है, जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो गया, ठीक है। डल्सा वगैरह को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस जेजेबी, डल्सा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट के लेवल पे भी होती है और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी होती है, ठीक है। ये तो हो गया कोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ना है, कोर्ट्स के रिलेटेड या कोर्ट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोसिक्यूशन को भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। प्रोसिक्यूशन क्या होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज। इसके बाद फिर हम चलेंगे जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा लीगल टर्मिनोलॉजीज के लिए। लीगल टर्मिनोलॉजीज तो वैसे अगर देखा जाए तो अनगिनत है, बहुत सारी हैं, सारी कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम 200 या 300 लीगल टर्मिनोलॉजीज जो टच कर देंगे, ठीक है। अब लीगल टर्मिनोलॉजी भी दो तरीके से है, एक उर्दू में है लीगल टर्मिनोलॉजीज और इंग्लिश में है, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है, और कुछ लीगल है, ठीक है जी। लीगल का मतलब क्या हो गया, लीगल मैंने क्यों बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि कुछ सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए हैं। जैसे हम नाजिर कह देते हैं, नाजिर है ना, मतलब कोर्ट का जो लिखने वाला होता है, जज का लिखने वाला, उसको नाजिर कहते हैं। तो वो सिर्फ हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई लीगल किसी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। फिर हम कह देते हैं दस्ती समन एक लीगल एक्शन है ना, लीगल एक्ट है जो आप कर रहे हैं, तो वो हम मतलब उसको हम लीगल कह सकते हैं, तो इसको हम सिर्फ कम्युनिकेटिव लीगल कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये दो चीजें बताई। उर्दू में जैसे मैंने अभी बताया नाजिर हो गया, ठीक है, दस्ती समन हो गया, अहलमद हो गया, ठीक है जी। तो ये सारी ऐसी चीजें होंगी जितनी भी है आगे टर्मिनोलॉजी, वो सारी कवर कराऊंगा। इंग्लिश में फिर आपको अनगिनत है, प्लेंटिफ है, कंप्लेनेंट है, ठीक है जी, डिफेंडेंट है, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद वारंट है, इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, इसमें भी याद रखिएगा, इसमें भी ना मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, एक सिविल एक क्रिमिनल। जैसे वारंट सिविल क्रिमिनल में इस्तेमाल होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन है दोनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादा हम क्रिमिनल में इसको देखते हैं। वारंट भी आप ज्यादा कहां देखेंगे, क्रिमिनल में देखेंगे। जैसे कंप्लेनेंट है, क्रिमिनल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है जी। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी, जैसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है। जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसके बाद चार्ज है, उसके बाद कॉग्निजेंस है, ठीक है, उसके बाद बेल है।
ये सारी सारी चीजें जो है ना, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मतलब टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको हम समझेंगे, इनको डिस्कस करेंगे, इनके अंदर ज्यादा नहीं घुसेंगे, सिर्फ इनका कंसेप्ट लेकर चलेंगे। ठीक है जी, ये सारा हमारा सिलेबस रहेगा, ये सारा हमारा क्या रहेगा, ये सब कुछ हमने पढ़ना है, ये सारा सिलेबस रहेगा। और इसके बाहर मुझे नहीं लगता कुछ जाकर पढ़ने की जरूरत है ना। तो ये सब हमने कंप्लीट करना है। आज हम शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, अब जहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से आज शुरू करेंगे। ये कोर्ट रिलेटेड नॉलेज मैंने इसको नाम दे दिया, वहां पे आपके सिलेबस में तो सिर्फ कोर्ट रिलेटेड भी नीचे सीधा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कोर्ट रिलेटेड नॉलेज में आज हमारा ये पहला लेक्चर है और पहला टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट लेकर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके बारे में हमारा आर्टिकल 124 बात करता है। कौन सा आर्टिकल 124? आर्टिकल 124 क्या कहता है? आर्टिकल 124 हमें कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। बेटा ये याद रखना, मैंने बेयर एक्ट की नॉलेज बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है ना, बेयर एक्ट की, मैंने उसी को इसमें डाला हुआ, मतलब सीधा सीधा बेयर एक्ट आपके सामने रख दिया, ठीक है। मैंने बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वही उठाकर यहाँ डाली है, क्योंकि इसमें से दो चार चीजें और निकल के आ सकती है। तो एक और अपील है, मेरा एक चैनल है, ठीक है जी, यूट्यूब चैनल एडवोकेट शौकत मीर के नाम से, इसको सब्सक्राइबर करना है, सब्सक्राइबर नहीं करना, सब्सक्राइबर बनना है इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये ऊपर होना चाहिए था, नीचे आगे पता नहीं क्यों। ओके, देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस। बस आप इतना याद रखिएगा, छोड़िए। क्या क्या है, एक हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है एपेक्स कोर्ट, ठीक है। एपेक्स कोर्ट, सबसे एपेक्स मतलब सबसे ऊंची कोर्ट, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्या पता पूछी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है? एपेक्स कोर्ट, ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट में कौन होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर? सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट को कौन प्रिजाइड करेगा एज ए सीनियर ऑफिसर, या फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट का सबसे हेड ऑफिसर कौन होगा? वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके साथ कौन कौन होंगे? अदर जजेस, उसके साथ और भी अन्य जजेस होंगे। इस वक्त करंटली सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, जिसमें 33 अदर जजेस हैं प्लस 1 जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है जी। एवरी जज of Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal, and shall hold office until he attains the age of 65 years. 65 साल की उम्र तक कोई भी बंदा अगर उसको प्रेसिडेंट जज बनाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो 65 साल की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, सर्विसेज दे सकता है, ठीक है जी। अपर एज लिमिट क्या है? 65 इयर्स। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज की अपर एज लिमिट, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे कोई भी अन्य जज हो, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की अपर एज लिमिट 65 इयर्स। ये चीज याद रखनी है, ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कैसे अपॉइंट करता है? एक वारंट लेकर आते हैं, ठीक है। एक वारंट लेकर आते हैं जिनमें उनकी सील भी लगी होती है, और उस वारंट के हिसाब से क्या करते हैं? किसी भी जज को अपॉइंट करते हैं। अच्छा, ये जज क्या प्रेसिडेंट खुद से अपॉइंट कर देते हैं? नहीं, ये जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसको ऐसे हवा में अपॉइंट नहीं कर दिया जाता। इसके लिए प्रेसिडेंट साहब जो है कोलिजियम सिस्टम से ना रिकमेंडेशंस वगैरह लेते हैं। कोलिजियम, जो कोलिजियम होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं? उनसे राय लेके उनके रिकमेंडेशंस पर जो है जज को अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, जज जो है 65 साल तक एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह सकता है, 65 साल तक की एज तक, ठीक है। उससे पहले जज को कुर्सी, सुप्रीम कोर्ट के जज को कुर्सी तब छोड़नी पड़ेगी अगर इन मसलों में से कोई मसला दरपेश आ जाता है, ठीक है। इन दो मसलों में से क्या? या जज रिजाइन कर दे, ठीक है, वो रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। या जज
को रिमूव कर दिया जाए, इम्पीच कर दिया जाए। याद रखना, जज को इम्पीच किस आर्टिकल के अंदर किया जाता है? आर्टिकल 124 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। याद रखना, रिमूवल ऑफ जज, इम्पीच करना जज को, आर्टिकल 124 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस आर्टिकल के अंदर इम्पीच किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल 124 2A। द एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। अच्छा, उसके बाद कितनी एज होनी चाहिए बंदे की कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सके? ठीक है, मतलब लोअर एज लिमिट कितनी होगी? ठीक है, ये पार्लियामेंट टाइम टू टाइम क्या करेगा, इस चीज को डिसाइड करेगा। ठीक है जी। पार्लियामेंट मतलब कानून बनाएगा पार्लियामेंट, इसके ऊपर दोबारा से टिप्पणी करेगा, बहस करेंगे, सारा कुछ होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज की अपर या लोअर एज लिमिट को क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। A person shall not be qualified for appointment as a judge of Supreme Court unless he is the citizen of India। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज को हिंदुस्तान का नागरिक होना भी जरूरी है। ये जो मैं अंडरलाइन ये करता रहूं ना बॉक्स, इन चीजों को थोड़ा ना आप सीरियस लेते जाना। जैसे ये है आर्टिकल 124 1B में रिमूवल ऑफ जज, इम्पीचमेंट ऑफ जज। ठीक है, रिजाइन कहाँ करेगा? आर्टिकल 124 1A में। ठीक है जी। एक तो अच्छा ये है क्वालिफिकेशंस के, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जज की? क्वालिफिकेशन है ये जज की, एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या 10 साल तक इसने किसी हाई कोर्ट में वकालत की होनी चाहिए। ठीक है, या प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, मतलब कानूनदान, कानून जानने वाला, इतना कानून जानने वाला होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस को सुन सके, उन पे फैसला दे सके। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का? एक, आपको इंडिया का सिटीजन होना है। दूसरा, आप 5 साल एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट काम किए होने चाहिए, या आपने 10 साल वकील हाई कोर्ट में एज ए वकील काम किया होना चाहिए, या आप प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए, मतलब आप कानूनदान होने चाहिए, आपको कानून का पता होना चाहिए। क्या क्या चीजें पढ़ी हमने इसमें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, वारंट लाएगा। ठीक है जी। अपर एज लिमिट क्या है? 65 ईयर। लोअर एज लिमिट क्या है? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है जी। रिमूवल कहां पे होगा? ये। रिजाइन करना चाहे तो ये। ठीक है जी। क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? 4 क्वालिफिकेशंस पढ़ी। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, किसी हाई कोर्ट में एज ए जज 5 साल काम किया होना चाहिए। तीसरा, हाई कोर्ट के वकील होने चाहिए 10 साल से। चौथा, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, प्लस ये और प्लस इन तीनों में से कोई एक चीज। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। A judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after the address by each house of the Parliament supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the member of that house present and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity। देखिए इसको मैं समझाता हूँ। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में एक कानून पास होगा, एक बिल लाया जाएगा, एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। कम से कम 50 मेंबर का साइन किया हुआ, कितना? 50 मेंबर पार्लियामेंट्स का। ठीक है, 50 एमपीज का, 50 एमपीज का साइन किया हुआ एक रेजोल्यूशन या एक बिल या एक मोशन। ठीक है जी, वो लाया जाएगा, वो डाला जाएगा पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में। वो लोकसभा भी हो सकता है या राज्यसभा भी हो सकता है।
अब जब लोकसभा या राज्यसभा में डाला जाएगा तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा या राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, अगर ये इजाजत दे देते हैं अपने अपने हाउस में जिसमें भी डाला जाए, ठीक है, तो तभी इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जब ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा फिर उस वक्त याद रखना, जब ये डाल दिया उस वक्त जितने भी मतलब उस वक्त ये लोकसभा के कम से कम, अगर लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कम से कम 50% प्लस 1 की मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे ना उनकी, मतलब ये तो 50% प्लस 1 मेजोरिटी कौन सी होगी, लोकसभा की पूरी, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें कम प्रेजेंट है लोग, यहाँ पर 400 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ पर 400 लोग प्रेजेंट हैं, तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए मोशन पास करने के लिए। ये मैंने जो हमारी दूसरी क्लासेस हैं इंडियन पॉलिटी की उसमें अच्छे से पढ़ा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ से समझा रहा था, ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर 100 बंदा मौजूद है, कितना, अगर 100 बंदा मौजूद है तो 100 के 2/3 कितना बनेगा, 66 मेंबर इसमें साइन करने चाहिए, ठीक है। 2/3 कितना हो गया, 66 बनता है। ठीक है, आप जब इसको डालोगे तो आपके पास कम से कम आधे मेंबर होने चाहिए प्रेजेंट इस मोशन को, और जब इसको पास करोगे 2/3 मेजोरिटी से आपने ये पास करवाना है, ठीक है जी। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ ए जज अंडर क्लॉज 4। पार्लियामेंट में इस रूल या इस प्रोसीजर के तहत, इस जो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में जो प्रोसीजर दिया गया है किसी जज को रिमूव करने के लिए, इस चीज को पार्लियामेंट तब फॉलो करेगा अगर जज ने कोई मिसबिहेवियर किया होगा या फिर कोई काम अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर किया होगा। मतलब अगर जज की कैपेसिटी है सिर्फ 10 साल की सजा देने की, उसने 50 साल की सजा दे दी, ठीक है, मतलब अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर जब कोई जज काम करेगा या फिर कोई जज मिसबिहेव करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन हमारा है उसको ब्रीच करेगा, उसके खिलाफ जाकर कोई मतलब डिसीजन देगा, तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक मोशन जो है वो पार्लियामेंट में डाला जाएगा, फिर ये वाला जो प्रोसेस है इसको फॉलो किया जाएगा। वरना अगर ये दो चीजें नहीं है तो आपने ये वाला प्रोसेस पार्लियामेंट में फॉलो किया ही नहीं जा सकता, मतलब किसी भी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बिफोर ही एंटर्स ऑन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब before the president or some person appointed in that behalf by him an oath in affirmation according to the form set out for the purpose in third schedule। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड शेड्यूल है उसमें हमारे ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, प्रेसिडेंट कैसे ओथ लेंगे, बाकी कैसे लेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज ओथ में क्या क्या कसम खाएगा, ठीक है जी, वो सारी चीजें उसमें दी है। तो सब क्लॉज 6 हमें क्या कहता है कि जो भी जज सुप्रीम कोर्ट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ लेगा, एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करने के लिए जाएगा, तो उसको एक कसम खानी पड़ेगी, एक ओथ लेनी पड़ेगी, क्या कि मैं ड्यू एलाइजेंस के साथ काम करूंगा और आइन के साथ वफादार रहूंगा, ठीक है जी। नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया एक बार, वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। प्लीड का मतलब क्या हो गया, वकालत नहीं कर सकता। जो भी इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया एक दफा, उसके बाद वो पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर वकालत नहीं कर सकता, एज एन एडवोकेट काम नहीं कर सकता, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 125
जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनकी सैलरीज वगैरह क्या होंगी, ठीक है जी, उनकी सैलरीज वगैरह क्या होंगी, आर्टिकल 125 बताता है। देयर शैल बी पेड टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट such salaries and may be determined by the parliament by law and until provision in that behalf is so made such salaries as are specified in the second schedule। सेकंड शेड्यूल में जो भी हमारी सैलरीज वगैरह दी गई हैं उनको पार्लियामेंट टाइमली मतलब क्या करता रहता है कि अपडेट करता रहता है, ठीक है, उनमें चेंजेस लाता रहता है। तो जैसे पार्लियामेंट बताएगा वैसे ही आपको जजेस को सैलरी देनी है टाइम टू टाइम, ठीक है जी। 125 आर्टिकल याद रखना, बाकी कुछ नहीं। फिर हर जज जो है प्रिविलेजेस और अलाउंसेस को एंटाइटल्ड होता है, मतलब उसको फ्री रहना, उसका ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह, ठीक है, ये सारे अलाउंसेस उसको दिए जाते हैं, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आर्टिकल भी याद रखना। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या होता है कि आपके चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने ऑफिस से एब्सेंट हैं, मतलब आपके चीफ जस्टिस साहब जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो बीमार हो गए या किसी ट्रेजेडी में मतलब एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है जी, या किसी मजबूरी के कारण सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पा रहे हैं, या उन्होंने रिजाइन कर दिया, या उनको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है सुप्रीम कोर्ट में तो किसी भी एक सीनियर मोस्ट जज को, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे, किसके लिए, एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करने के लिए, तब तक जब तक नया चीफ जस्टिस बनता है। इसी को हम एक्टिंग चीफ जस्टिस कहते हैं, बस इतनी बात याद रखिए, ठीक है जी। जब तक नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए तब तक के लिए एक एक्टिंग, एक मतलब एक सीनियर मोस्ट जज को, किसी भी जज को जो प्रेसिडेंट को अच्छा लगे, बेफिटिंग लगे, उसको अपॉइंट कर देंगे एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी को हम क्या कहेंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाता है एडहॉक जज। एडहॉक का मतलब क्या होता है, एडहॉक का मतलब क्या होता है, एडहॉक का मतलब होता है एडहॉक का मतलब होता है नीड बेसिस। क्या, नीड बेसिस, नीड बेस्ड, मतलब जब आपको जरूरत पड़ी तब, नीड बेस्ड, ठीक है। अगर मैं ऐसे समझा देता हूं, ये बड़ी लंबी कहानी पढ़नी पड़ जाएगी। अगर आपके सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब है या फिर कोई और जज, if any time there should not be the quorum of the judge of the Supreme Court available to hold the continuous session of the court, and after the consultation with the Chief Justice of the High Court concerned requested in attending the sitting of the court and okay, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज मौजूद नहीं है, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट में जज कोई भी मौजूद नहीं है जिसका काम पेंडिंग है, बर्डन बढ़ रहा है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो कंसल्ट करेंगे किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, और उसको बोलेंगे कि भैया आप अपने हाई कोर्ट का एक जज मुझे दे दो, किस लिए, ताकि मैं उसको अपॉइंट करूं सुप्रीम कोर्ट का जज, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट का असल में जज ना अपॉइंट कर दे। तो एक नीड बेसिस, सुप्रीम कोर्ट का काम संभालने के लिए एक जज मुझे दे दो, जब तक मैं सुप्रीम कोर्ट का अपना एक जज अपॉइंट करवा दूं प्रेसिडेंट से, ठीक है। जब तक प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट का नया जज अपॉइंट करते हैं तब तक के लिए आप मुझे एक जज दे दीजिए हाई कोर्ट से, ताकि मैं उसको सुप्रीम कोर्ट में काम पे लगा सकूं, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के जो पेंडिंग फाइल्स हैं जिस जज के एब्सेंस में उसका वो काम कर सके। तो चीफ जस्टिस किसके साथ बात करते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, फिर वहां से एक जज लेकर आते हैं और उसको बिठाते हैं, फिर वो काम करता है, ठीक है जी। लेकिन एक और चीज है, हाँ ठीक है, बस चीज क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन ये है कि जो हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह नीड बेसिस, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो कौन इंश्योर करेगा, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा,
हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि भाई उसने जो जज प्रोवाइड किया सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए उसको वो आता जाता भी है या फिर ऐसी हवा में दे दिया, ठीक है जी। ऑब्वियसली हाई कोर्ट का जज होगा तो आता जाता तो होगा ही कुछ ना कुछ। चलिए रिटायर्ड जजेस की बात आ गई। हम क्या मतलब हो गया रिटायर्ड जजेस? ओके जी, जैसे हमने अभी बात की ना एडहॉक जजेस की, वैसे रिटायर्ड जजेस की भी बात है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो गया, ठीक है जी। अब सुप्रीम ये जो नेशनल जुडिशियल कमीशन है ना, इस चीज को काट दीजिए, ये मत देखना बीच में ये वाली चीज, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट का जो कोई भी जज रिटायर हो गया, 65 साल की उम्र होगी, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए वापस से बुलाया जा सकता है, लेकिन उसकी मर्जी के साथ। उससे पहले पूछा जाएगा कि अगर हम आपको सुप्रीम कोर्ट में कुछ वक्त के लिए काम करने के लिए बुलाएं या फिर आपको हम ये निवेदन करते हैं कि आप आइए सुप्रीम कोर्ट में काम कीजिए कुछ वक्त के लिए, ठीक है जी, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट के जज की जो वैकेंसी है उसको फिल करेंगे, या फिर किसी एक सीरियस मैटर के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज को ला सकते हैं। तो वो आर्टिकल 128 के अंदर आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो रिटायर्ड जज होगा, जो पर्सन होगा रिटायर्ड जज, उससे आपने कंसेंट लेनी है, उसकी मर्जी पूछनी है, उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। और वो उसको सारे पावर्स, सारे फंक्शंस, सारे प्रिविलेजेस, सारे अलाउंसेस, सारी चीजें मिलेंगी जो एक सुप्रीम कोर्ट जज को मिलती हैं, ठीक है। उसको स्क्वाड भी मिलेगा, उसको घर भी मिलेगा, उसको अलाउंस भी मिलेगी, उसको तनख्वाहें भी मिलेगी, उसका काम भी सेम होगा, हर चीज सेम होगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, ठीक है जी। चलो ये दो चीजें कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्या मतलब हो गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का? यहां पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? यहां पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यह है कि जो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी हैं, कौन सी पावर्स? जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है वो पावर्स, प्लस जिन पावर्स का पार्लियामेंट ने जिक्र नहीं किया लेकिन उनकी लिमिट्स जो है बता दी है, तो उन लिमिट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी केस या चीज को देख सकता है, ठीक है। जैसे आप ये कह सकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस दायर कर दिया, ठीक है जी, और सुप्रीम कोर्ट को पर्सनली ऐसा लगा कि इसमें कॉग्निजेंस लेना जरूरी है, ठीक है जी, इसमें कॉग्निजेंस लेना जरूरी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशन थी, ले भी सकता है नहीं भी ले सकता कॉग्निजेंस, मतलब उस केस को देख भी सकता है नहीं भी देख सकता, उसकी मर्जी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मुझे लेनी चाहिए कॉग्निजेंस, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस कोर्ट को देखेगा। ऐसी सो मोटो है सुप्रीम कोर्ट के एक पावर, वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में से निकल के आती है, ठीक है। सो मोटो का मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट खुद से किसी केस को उठाकर उसको मतलब उसके ऊपर एक्ट कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी को पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? तौहीन अदालत, अदालत की तौहीन, अदालत के खिलाफ कुछ बोलना, अदालत की बेहुरमती करना, ठीक है। मतलब अदालत को खेद पहुंचाना, दंड पहुंचाना, ठीक है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको पनिश करने की ताकत भी सुप्रीम कोर्ट रखता है, आर्टिकल 129 के अंदर। असल में अगर देखोगे चीज यही याद रखने वाली है, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करने के लिए, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर एक्शन करके उस बंदे को जो कंटेम्प्ट करता है उसको पनिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास किस आर्टिकल के अंदर पावर है? तो आर्टिकल 129 के अंदर है। आर्टिकल 130 क्या कहता है? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट बनेगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट रहेगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कहाँ पर बनेगी? तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है वो दिल्ली में बनेगी, दिल्ली में। ठीक है जी। द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली or in such a places as Chief Justice of India may with the approval of the President from time to time appoint. Okay. या तो दिल्ली में रहेगा या वहां बनेगा सुप्रीम कोर्ट जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहेगा, लेकिन उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से। पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कहां बनेगा, सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग कहां बनेगी, नहीं। पार्लियामेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें लेना देना है प्रेसिडेंट का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से कहीं पे भी बिल्डिंग बना सकता है, कश्मीर में बना सकता है, करगिल में बनवा सकता है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। तो यहां करेंगे इस क्लास को एंड, कल करेंगे फिर से कंटिन्यू, जुरिसडिक्शन पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की, और कोशिश करेंगे कि कल इस क्लास को खत्म कर दें, सॉरी इस चैप्टर को खत्म कर दें और हाई कोर्ट पे जाए परसों। अगर ना हो तो फिर परसों भी इस को थोड़ा इलेबोरेटली पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोड के रिलेटेड है तो मुझे लगता है वो डीपली पूछेंगे। अब आप इसको पॉलिटी में ले जाइए या फिर आप इसको कोड में ले जाइए, तो मुझे लगता है मिक्स है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो इसमें आपके दोनों कवर हो जाएंगे। एज ए सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी भी आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोड के लिहाज से भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये रगड़ा है। पॉलिटी वाला भी आप पढ़िएगा अच्छे से, और ये भी आप अच्छे से पढ़िए। पॉलिटी वाला भी मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, लगभग इतना ही, मतलब इसमें मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई है, आर्टिकल्स वगैरह के साथ पढ़ा रहा हूँ, वहां मैंने आर्टिकल्स वगैरह के साथ नहीं पढ़ाया था, वहां मैंने ऐसे पढ़ाया है। तो आज की क्लास यहाँ करते हैं एंड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।